नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारों किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक या एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है। लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। वनोन्मूलन, याद रखिएगा, वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सा वायुमंडलीय गैस के संगठन स्तर में वृद्धि करता है, ठीक है। आपको एक नया वर्ड्स है वनोन्मूलन। क्या है वनोन्मूलन? ये क्या चीज़ है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ओजोन या O3, ठीक है। देखिए वनोन्मूलन होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि आप जान जाएं तो आप इसका ऑप्शन अपने आप ढूंढ लीजिएगा। वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों का कटाई किया जाना, वनों का कमी किया जाना, ठीक है। वन का कम होना वनोन्मूलन कहलाता है। वनों की व्यापक स्तर पर कटाई करना वनोन्मूलन कहलाता है, ठीक है। तो अब बताइए कि वनों की कटाई होगी, वनों की कमी होगी, तो उसके फलस्वरूप वायुमंडल में कौन से गैस के स्तर में वृद्धि होगा, यही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, तो याद कीजिए, आपको हमने सब पढ़ाया है कि पेड़ पौधे, अगर वनोन्मूलन हुआ तो पेड़ पौधे की क्या हुई, कमी हुई। तो पेड़ पौधे से फ़ायदा क्या है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ये हमें वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। अब बताइए पेड़ पौधे कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा ही रह गया, ऑक्सीजन कम हो गया। तो इससे क्या होगा, वनोन्मूलन के फलस्वरूप तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होगी। क्योंकि वनोन्मूलन मतलब वन की कटाई, वन की कमी हुई, तो हमें पेड़ पौधे की कमी हुई। पेड़ पौधे हमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अपने लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे कट गए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, कोई नहीं लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ेगा तो वही वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सा गैस की मात्रा बढ़ती है आपसे पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अगला है ओजोन के संबंध में सही कथन कौन सा है, चयन करें। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको इसी तरह से हम नहीं दे रहे हैं, बहुत ही मार्केबल प्रश्न है। आप देखिएगा, ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करें। हमारे वायुमंडल में ओजोन का 7.3% है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन CFC गैस निकालता है। कौन सा इसमें सही है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओजोन, हमारे वायुमंडल में ओजोन का 7.3% है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे, अब देखिए, तो हमारा वायुमंडल हो गया, वायुमंडल में क्या है आपको पता है, 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% जो है ऑक्सीजन गैस है। कितना हो गया, 99%। अब बचा 1%, 1% में ही ओजोन पाया जाएगा, 1% में ही जलवाष्प पाया जाएगा, 1% में ही हीलियम पाया जाएगा, 1% में ही कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ ओजोन यहाँ 7.3 बोल रहा है, सही है, ये बिल्कुल गलत हो गया। चलिए, इससे क्लियर हो गया कि ओजोन 7.3% नहीं है।
अब देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 है, दूसरा नंबर, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 है, बिल्कुल गलत है। तो आप बताइए ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, इसलिए ये गलत है, बी भी गलत निकल गया ऑप्शन। अब चलिए सी को चेक करते हैं। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही है। जो ओजोन परत है, देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं, आपको हमने बता दिया है, ठीक है। इसका ट्रिक भी दिया था, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर, यानी यहाँ पर क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल जो होता है उसी में यहाँ पर ओजोन परत होता है, ठीक है। तो ओजोन क्या करता है? तो ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करता है, जिससे गर्म कम होती है। नहीं तो अगर ओजोन परत धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा तो पृथ्वी पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो 78%, 20%, 21%, 0.02%। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है, मान के चलिएगा। तो यही हो गया आंसर। अधिगम है, अधिगम क्या चीज़ है आपको बताना है। अधिगम क्या है? जो कुछ हम जानते हैं, व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है, ठीक है। अधिगम क्या है, ठीक है। तो अधिगम देखिए, यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। अधिगम में हम प्रत्यक्ष रूप से किसी का अवलोकन करते हैं और उसको माप सकते हैं, मापन योग्य है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है, ठीक है। मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथकीकरण, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है यह आपको समावेशी शिक्षा पर बल देता है। किस पर बल देता है? समावेशी शिक्षा पर बल देता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास से सुधारना चाहिए, यह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि है, ठीक है। तो बच्चों की गलतियाँ क्या है? गलतियाँ जो है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है और उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि है, ठीक है। यह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है, एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है, वह बच्चा है प्रतिभाशाली, मूर्ख बच्चा, तीव्र बुद्धि वाला, तेज बच्चा। तो देखिए बुद्धि लब्धि का यहाँ पर याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि से तो एक प्रश्न आना 100% फिक्स हो गया है। अब बुद्धि लब्धि को हम पूरा PDF आपको पढ़ा दिए हैं, पूरा पढ़ा दिए हैं, अब टेस्ट आप दे रहे हैं। तो देखिए बुद्धि लब्धि देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में छप रहा है। बुद्धि लब्धि को हम बता भी दिए हैं। तो जो शिक्षक यहाँ पर नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर हम आपको स्पेशल JCERT किताब का दे रहे हैं, जो जैक का छपा हुआ है। इसको तो देखना कभी मत भूलिएगा। एग्जाम का अगर 2 दिन भी बचा हुआ रहेगा डेट ना, तो यहाँ से PDF लेकर के ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद जाइएगा, देखिएगा आपको यहाँ से अगर अन्य जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, वहाँ से अगर 2 प्रश्न भिड़ेगा ना, तो यहाँ से आप देखिएगा कैसो 20 प्रश्न भिड़ेगा। कोई इसमें डाउट नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ JCERT ही पढ़ के जाना है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब बहुत चीप रेट में आपको तैयारी, केवल यहाँ कितना पर हो रहा है आप लोग जान ही रहे होंगे, 500 रुपये में आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। अब बताइए इससे सस्ता और क्या मिलने वाला है, ले लीजिएगा। और बाकी टेस्ट सीरीज अब आपका चल रहा है, 20 टेस्ट सीरीज का कीमत कितना है? 200 रुपये में आप यहाँ टेस्ट सीरीज में भाग लगा सकते हैं और डेली विजेता बन के यहाँ से प्राइज भी जीत सकते हैं। डेली विजेता बन के यहाँ से प्राइज भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें प्राइज नहीं है, प्राइज भी आपको दिया जा रहा है। तो सब कोई जुड़िए, प्राइज लीजिए और यहाँ पर तैयारी कीजिए। यदि x बराबर 1, y बराबर 2, तो x² प्लस y² का मान बतावें। 4, 5, 6 या 8, ठीक होगा? क्या होगा बताना है, ठीक है। तो x² प्लस y² बराबर क्या होगा? x का मान 1 है, तो x की जगह पर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर, y की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 1 और 4 कितना होगा? 5। यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, बताइए 0.25 और 0.05 का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। 0.5 होगा, 0.05 होगा, 5 होगा या 50 होगा, क्या होगा बताना है। चलिए देखते हैं। 0.25 है
और बट्टे 0.05 है। यहाँ भी 0.2 अंक के बाद, यहाँ भी 0.2 अंक के बाद। अगर ऊपर से 0 हटाएगा तो नीचे 100 बैठेगा, और नीचे से 0 हटाएगा तो ऊपर 100 बैठेगा। तो ये दोनों कट गया, ऊपर बच गया 25 और नीचे बच गया 5। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे भी ज़रूरी नहीं था 100 देने का, 0.05। तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव कैंसिल हो गया। अब अच्छा कितना बच गया 25, यानी 5 आंसर आ रहा है। 5 किस में है? सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको बताना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। √2/3 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/2 भुजा स्क्वायर, √3 भुजा स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है √3/4 और गुने होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, 12/4, 12/4 गुने 12 - 6 का मान कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, 25 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 30 होगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए 12/4, 12/4 तो कितना हो जाएगा बताइए। 12/4 सबसे पहले देखिए ये तो बोर्ड मास पर है, बदमाश वाला नियम पर आधारित है। बदमाश वाला नियम आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो बदमाश वाला नियम में पहले ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में क्या हो गया, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड मैंने भाग हो गया, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना हो गया, फिर ए का मतलब एडिशन जोड़ हो गया, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटा हो गया। तो बदमसवा के सब याद रखिएगा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये डिवाइड का चिन्ह है तो डी है, ये गुना का चिन्ह है तो एम है, और ये घटाव का चिन्ह है तो एस। अब यहाँ पर देखिए नियम से कैसे है, बोर्ड मास यानी पहले डी के काम होगा, फिर एम के काम होगा, फिर एस के काम होगा। सीरियल नंबर से यहाँ सीरियल नंबर देख लीजिएगा। तो 12/4 दीजिए तो 3, अब बच गया गुने 12 - 6। अब किसका होगा, एम, डी का काम हो गया, अब एम का काम होगा। तो 12 × 36 - 6, एम भी खत्म, अब एस का काम होगा। तो 36 - 6 30 बच गया। तो राइट आंसर 30 होगा। 30 नियम पर बनाइएगा ना, तो ये जो विभिन्न चिन्ह वाला तो कभी गलती हो भी नहीं करेगा। तो एकदम इसको ले करके चलना है, कहीं नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आर्टिकल भरना है। ठीक है, करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, माई ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी। ठीक है, ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। देखिए पोस्ट के पहले आपको यहाँ पर द लगाना है, ए एन का प्रयोग मत कीजिएगा, द लगाना है, द होगा। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर, राइट द अंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का अंटोनिम, अंटोनिम माने क्या होता है, उल्टा शब्द। अंटोनिम माने उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट माने क्या होता है, प्रॉफिट का हिंदी होता है लाभ, तो इसका हिंदी लाभ होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बाई। राइट द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द बाई। बाई जो है आपका ये प्रेजेंट में है, इसका पास्ट क्या होगा बताना है, ब्रिंग होगा, बाई होगा, बाउट होगा या ब्राउट होगा। ठीक है, तो बाई का पास्ट टेंस रूप होता है, देखिए बाउट। क्या होता है, बाउट ना, बाउट माने खद्दा, तो बाउट हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ओ एक्सक्लामेशन साइन, द डॉग इज डेड, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कुछ बताया जाता है और लास्ट में पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, लास्ट में नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, नोट लगा हुआ मिलता है या नो, तो वो भी नहीं है, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। एक्सक्लामेशन में क्या होता है, तो एक्सक्लामेशन मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जिसमें खुश, दुखी, हर्ष का बोध होता है। तो एक्सक्लामेशन साइन जिस वाक्य में रहेगा वो एक्सक्लामेशन सेंटेंस होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका एक्सक्लामेशन ही होगा। ठीक है, एक्सक्लामेशन ही होगा, एक्सक्लामेशन सेंटेंस ही होगा। ठीक है, इंपरेटिव मत नहीं होगा, आदेश सूचक नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है, आपको बताना है कि इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है। तालप स, मूर्धन स, दंत स, छत्र, क ख ग, प फ ब, कौन इसमें ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन जिसमें मुख से उष्मा निकलती है, जिसमें मुख से उष्मा निकलती है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसमें तालप स, मूर्धन स और दंत स आता है। तालप स, मूर्धन स और दंत स आता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। आहार, आकाश, नारी या तिथि। ठीक है, तो नारी गलत है, आकाश नहीं, आकाश होगा, ये भी गलत है। तिथि में हर्ष दीर्घ गलत है, यानी शुद्ध जो है वो आपका आहार है। क्या है? आहार है, तो राइट आंसर इसका आहार हो जाएगा। ठीक है, मुरलीधर कैसा शब्द है? मुरलीधर कैसा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या कोई नहीं। मुरलीधर कैसा शब्द है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मुरलीधर क्या होगा? मुरली को धारण करने वालों को, तो मुरली और धारण करने वालों को, यानी उस विशेष अर्थ निकल गया। किसका आ गया? मुरलीधर, श्री कृष्ण भगवान का, इसलिए यह योग रूढ़ में चला जाएगा। ठीक है, रूढ़ में क्या होता है? वो टूटता नहीं है। यौगिक भी क्या होता है? दो शब्द मिला हुआ रहता है, मिल के बना हुआ रहता है। और योगरूढ़ में क्या होता है? दो शब्द मिल के बना हुआ रहता है, लेकिन उसका विशेष अर्थ निकलता है। तो मुरलीधर का विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह योगरूढ़ में जाएगा। ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? आकलन, प्रतिकूल, कूलन या चूलन। ठीक है, तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल होगा। देखिए जितना प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर जेसीईआरटी जैक से पूछा गया है और उसके बाद विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से कलेक्शन किया गया है। इधर उधर का प्रश्न नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप डेली टेस्ट सीरीज को देखने के लिए हमेशा जुड़िएगा। टेस्ट सीरीज को हमेशा देखने के लिए जुड़िए और टेस्ट सीरीज की हमेशा यहाँ पर सभी टेस्ट सीरीज 20 देख लीजिएगा 1 से 5 के लिए, अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो। और देखिए अभी 6 से 8 का टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन और नामांकन जल्द से करवा लें, जिससे कि आप डेली टेस्ट सीरीज में यहाँ पर भाग ले सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए यदि आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स यहीं पर मिल रहा है, जो कि आपको जेसीईआरटी जैक की किताब का है। और वो भी केवल कितने में? तो 500 रुपये में। 1 से 5 के लिए 500 रुपये, 6 से 8 के लिए 500 रुपये, और दोनों लेते हैं तो 700 रुपये में कंप्लीट तैयारी, साथ में क्लास में भी ज्वाइनिंग आपकी करवाई जा रही है। तो आप ऑनलाइन यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है आपको चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ, मृदा, वन या सभी। तो देखिए नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और वन भी प्राकृतिक संसाधन है। सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त खुद वधूत है। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निर्जीव संसाधनों से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं जैव संसाधन, अजैव संसाधन, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए अगर सजीव, 2 को यहाँ पर संसाधन है, सजीव वस्तुओं से जो संसाधन आप प्राप्त कीजिएगा सजीव वस्तुओं से, तो उसको हम लोग कहेंगे जैव संसाधन। ठीक है, और निर्जीव वस्तुओं से जो संसाधन प्राप्त करेंगे हम, तो उसको हम कहेंगे अजैव संसाधन। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, राजस्थान, सीरिया, मंगोलिया या सभी। ठीक है, तो थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बताइएगा आप सभी। सारंडा वन, जिसमें बहुत विशाल जंगल, और आपको जो है यहाँ पर बहुत से हत्याएं भी की गई है। बहुत से जंगल यहाँ पर आपको पुलिस की हत्या भी कर दी गई है। नक्सलियों से ये भरा हुआ जंगल है। कहाँ पर है? बिहार में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या झारखंड में है। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए सारंडा वन आपको पता होगा यह झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सारंडा वन पाया जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57%, 32%, 35% या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो आपका 60% के लगभग आता है, लेकिन उसको कम करके आपको 57% यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है भारत में? देखिए भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 23%। तो भारत में जो यहाँ भूभाग पर वन पाया जाता है वो देखिए आपका 22%। ठीक है, लेकिन अगर झारखंड में कहेगा तो 29%, झारखंड में कहेगा तो 29%। ये भी प्रश्न पूछा गया है, झारखंड वाला भी और भारत वाला भी।
ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ढालू स्थान जो होते हैं वहाँ पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दुग्ध मेखला जुताई या हरा वर्णक। ठीक है, तो ढालू स्थान पर जो जुताई की जाती है वो आपका होता है समोच्च रेखीय जुताई। क्या होता है? समोच्च रेखीय जुताई होता है। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? देखिए, धान अथवा गेहूं जो होता है वो सभी पौधे जो होते हैं मिट्टी से अवशोषण करते हैं, लेकिन धान अथवा गेहूं जो होता है वो मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। मिट्टी से किस चीज़ का पौधे अवशोषण करते हैं? यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो आपको नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, एन का अवशोषण करते हैं। धान अथवा गेहूं से मिट्टी में नाइट्रोजन का अंश मिला हुआ रहता है और उसी का अवशोषण करते हैं। दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषक करते हैं? देखिए, दलहनी पौधे में सूक्ष्म जीव राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है उसकी जड़ों में। और वो राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन की जो कमी रहती है उसका पूरा करता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन छोड़ता है मिट्टी में। क्या छोड़ता है? नाइट्रोजन छोड़ता है। अब देखिए, तो एक बार क्या करना चाहिए? एक बार दलहनी फसल उस मिट्टी में करना चाहिए और अगला बार जो है धान या मक्का या कोई चीज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों फसल उपजाऊ होगा। यानी एक बार जब दाल वाली फसल को कीजिएगा तो उसमें पोषक तत्व तो नाइट्रोजन छोड़ दिया जाएगा। अब ये जब फसल होगा तो ये नाइट्रोजन का आवश्यकता होता है, नाइट्रोजन लेकर के यह बहुत फलता फूलता है। तो इस तरह से दोनों आपको उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो दलहनी पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करती है? नाइट्रोजन का करती है। किसका करती है? नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न, वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? खनिज, खान, अधातु या कोई नहीं। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनन द्वारा जो प्राप्त होते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उससे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ऐसे कहते हैं, गैंग या कोई नहीं। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको हम लोग उसका धातु का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉक्साइट है ना, तो बॉक्साइट से किसका निष्कर्षण हम लोग करते हैं? एल्युमिनियम का करते हैं। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से किसका निष्कर्षण करते हैं? लोहा का करते हैं। किसका करते हैं? लोहा का करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं। जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होती है उससे कहते हैं, मतलब धात्विक खनिज है और उसमें लोहा की प्रधानता है, कौन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? अगर लोहा पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज, और लौह धात्विक खनिज या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जिस धात्विक खनिज में लोहा की प्रधानता रहेगा तो उसको लौह धात्विक खनिज हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? लौह धात्विक खनिज। लोहा का प्रधानता नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे अलौह धात्विक खनिज, और बाकी केवल धातु का बना हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे धात्विक खनिज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, अब आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर एक हम लोगों ने टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दी है, तो आप सभी टेस्ट सीरीज में भाग लगा सकते हैं। तो 20 टेस्ट सीरीज की कीमत 200 रुपये रखी गई है। आप सभी उस टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े और देखें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। जुगाली करने वाली पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करती है? ठीक है, तो जुगाली करने वाली पशु किसको कहते हैं? तो जुगाली करने वाली पशु जो आप लोग का डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, बैल हो गए, ये सब जुगाली करने वाले पशु होते हैं। तो ये किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो जुगाली करने वाली पशु से जो गोबर उत्पन्न होता है, ये गोबर के सड़ने गड़ने से देखिए मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इसके मलमूत्र से मीथेन गैस का रिसाव होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत मीथेन गैस भी आता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी उत्पन्न करती है यहाँ पर जुगाली करने वाले पशु? या कह देगा गाय हो गए, बैल हो गए, भैंस हो गए, ये सब पशुएं जो है कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो वहाँ भी आपको मीथेन ही मारना है। ठीक है, वहाँ भी मीथेन ही मारना है, क्योंकि इनके मल मूत्र के सड़ने गलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए, भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें बहुत से यहाँ पर श्रमिक मारे गए थे। उस गैस के कारण रिसाव हुआ था और दम घुटने के कारण बहुत से श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। वह कौन सा गैस था? बहुत बार प्रश्न पूछ दिया है, इसलिए आपको हमने यहाँ पर ला दिया। मीथेन था,
कार्बन था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए वह गैस जो था भोपाल गैस त्रासदी में, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी कैन हुआ था। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न बहुत चौंका कर आया है, 2-3 गो परीक्षा में आया हुआ, टेट परीक्षा जो हुआ है उसमें ग्रीन मफलर बहुत जगह पूछ दिया गया है, जो कि बहुत लोगों से कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको हमने इसलिए आपको दे दिया कि आपको ये नया कुछ वर्ड्स ऐसा है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पर हर तरह की सारे प्रश्नों को हम शिक्षक पात्रता परीक्षा में जितने राज्यों में पूछे गए हैं उसको भी कंप्लीट करवा दे रहे हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज में तो आपको सभी को अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि एक बार बनाइएगा, एक बार वीडियो देखिएगा और दूसरा बार फिर बनाइएगा, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए बहुत कम कीमत, चीप रेट पर सिर्फ 20 प्रैक्टिस सेट आपको 200 रुपये में सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक के यदि आप हैं तो आप यहाँ पर जुड़ करके बना सकते हैं। ठीक है, अभी 20 टेस्ट सीरीज फिर से शुरू हो रहा है आपको दशहरा के शुभ अवसर पर, और आपको यहाँ पर 200 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा और जरूर जुड़िएगा। ठीक है, जितना जल्द हो सके सभी कोई जुड़ करके यहाँ से तैयारी एक बार अवश्य टेस्ट सीरीज में कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। य र ल व को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? य र ल व को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? याद रखिएगा, व्यंजन से एक प्रश्न छुपता नहीं है, एकदम निखर कर आता ही आता है। इस व्यंजन वाले को देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ से छपना है तो छपना है। ठीक है, अब देखिएगा य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं, यही प्रश्न है ना। स्पर्श व्यंजन, देखिए क ख ग घ अंग च छ ज य, ये सब स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब देखिएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में होता है देखिए य र ल व, इसके पहले का ना, इसके पहले का सब व्यंजन स्पर्श व्यंजन में जाएगा, इसके पहले वाला। अब देखिएगा ऊष्म व्यंजन, तालव स, मूर्धन स, दन स और ह, ये उस व्यंजन में जाता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये प्रश्न छूटता ही नहीं है, आता ही आता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन में आता है। याद हो गया, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये उस व्यंजन हो गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया, और बाकी जो बच्चा ऊपर वाला स्पर्श व्यंजन हो गया। तब आप समझ जाइए कि य र ल व सब छोड़ के ऊपर सब स्पर्श व्यंजन है। क्लियर हो गया ना। तो सब व्यंजन के बारे में देखिए आपको डिटेल कर दिया। अब आपको बता देते हैं, अगर आपने हिंदी का कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में पाल रखा है तो आपको बताते हैं, हिंदी चाहे आपका क्षेत्रीय भाषा में हो चाहे आपका हिंदी सामान्य हो, हिंदी का इस तरह से सारा टॉपिक हमने समाप्त कर दिया है कि आपको वहाँ से एक भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत। तो आप सभी अभी तक जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर आप 1 से 5 की तैयारी भी सिर्फ 500 रुपये में आपको करवाई जा रही है, और 6 से 8 की भी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में करवाई जा रही है। तो आप यहाँ से जुड़ करके ये सब सारा नोट्स PDF वीडियो देखना कभी नहीं भूलिएगा। और फिलहाल अभी क्लास में भी आपको 500 में ही जोड़ा जा रहा है, यानी 500 में ही PDF है, 500 में ही वीडियो भी है, 500 में ही क्लास भी है। तो आप सभी इसका लुत्फ जरूर उठाइए, जरूर सभी कोई जुड़िए, और कहीं भी जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, लेकिन यहाँ से नोट्स और PDF लेना मत भूलिए, क्योंकि आपको सिर्फ JCRT जैक का किताब हमने पढ़ाया है। ठीक है, बाहर का कोई भी प्रश्न हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? ठीक है, देखिएगा कंठ, सबसे पहले कंठे तालु। ठीक है, कंठ के बाद तालु, कंठ में उच्चारण क, ख, ग, घ। ठीक है, ये 4 गो, अंतिम वाला का उच्चारण कंठ से नहीं होता है, अंग का। ठीक है, वो सब नासिक में चला जाएगा। तो कंठ हो गया, तो कंठ के बाद तालु होगा, तालु। तो क वर्ग के बाद कौन आता है? क वर्ग के बाद च वर्ग आता है, यानी च, छ, ज, झ, ये तालु से उच्चारण होगा, तालु से। ठीक है, तो च, छ, ज, झ, च किस में है? डी में है, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय का आपको वीडियो सब कुछ PDF
नोट्स वीडियो सब कंप्लीट हम करवा दिए हैं, इसीलिए टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, जो शिक्षक अभी तक नहीं यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं वो अभी कभी अवश्य जुड़ जाएंगे। देखने के बाद वीडियो तुरंत आप जुड़िए और तुरंत यहाँ सारा नोट्स पीडीएफ वीडियो लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही केवल बनाए गए हैं जेसीईआरटी और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा को मिला करके। तो देखिए क्या होगा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप उपसर्ग और प्रत्यय पता करने के लिए आपको क्या करने के लिए हमने बोला था, सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर लीजिए उस शब्द का। ठीक है, संधि विच्छेद करने के बाद बहुत अच्छा तरह से उपसर्ग और प्रत्यय आपको पकड़ा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो मेरा आएगा प्रति और जोड़ एक आएगा, प्रति और जोड़ एक आएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस वाला से याद रखिएगा, प्लस वाला को जब जीरो किए हम तो प्लस के पहले जो है वो उपसर्ग है और प्लस के जो बाद है वो प्रत्यय है। तो ये प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो पहले जो लगा वो उपसर्ग और बाद में लगा जो वो प्रत्यय है, तो प्रति उपसर्ग हो गया। तो प्रति उपसर्ग किस में है, तो प्रति उपसर्ग आपका जो है यहाँ पर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो गया। उद्देश्य और विधेयक किसके अंग है, आपको बताना है कि उद्देश्य और विधेयक किसके दो पार्ट होते हैं। उद्देश्य और विधेयक किसके दो पार्ट होते हैं, वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के भाग हैं। किसके भाग हैं, वाक्य के एक भाग हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य के एक भाग हैं उद्देश्य और विधेय। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, उद्देश्य विधेय में कैसे होगा, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, हमने एक, ये वाक्य है, ये पूरा भाग क्या है, एक वाक्य है। इसमें देखिएगा तो राम, राम जो है कोई भी नाम जो नाउन प्रोनाउन होगा वो उद्देश्य में जाएगा और बाकी टोटल चीज़ ये विधेय में जाएगा। तो उद्देश्य और विधेय मिलकर के क्या बना, एक वाक्य बना। यानी उद्देश्य और विधेय किससे निकलते हैं, किसी वाक्य से निकलते हैं। तो यही उद्देश्य और विधेय जो है किसी वाक्य के ही भाग होते हैं। ठीक है, अगला है, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर देखिए होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, भुजा का क्यू होता है। ठीक है, अब देखिए भुजा आपको कितना दिया होता है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है, इसका आप क्यू कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्यू दोनों के लिए काम करेगा, 4 के लिए भी और सेंटीमीटर के लिए भी। तो 4 का क्यू जब हम करेंगे तो 4 गुने 4 3 बार लिखेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के ऊपर क्यू बढ़ जाएगा, तो 64 सेंटीमीटर क्यू, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यू यही आंसर हो जाएगा। किस में दिया हुआ है, तो देखिए ये दिया हुआ है आपको डी में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। एक बकरी को 2200 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेच दिया गया। बकरी को 2200 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि बताओ क्या हुआ। ठीक है, तो बकरी का देखिए यहाँ पर क्या है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य आप खरीदे हैं, देखिए कितना में, 2200 रुपया में, 2200 रुपया में खरीदे हैं। आप बेचे हैं कितना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य बेचे कितना में है, 2500 में। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य छोटा हो, तो उसमें लाभ होता है। लाभ, बेचा ज़्यादा में जाए और खरीदा कम में जाए तो उस कंडीशन में लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 2500 में से 2200 को घटा दीजिएगा तो 300 रुपया आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपया लाभ हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। ठीक, देखिए वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। याद रखिए वर्ग का परिमाप दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर 16 दिया हुआ है और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा बराबर कितना हो गया, 16। इधर सूत्र लिख दिए वर्ग के परिमाप का और ये जो मान दिया था वो छोड़ दिए। अब देखिए गुना में जब रहता है ना तो आप ऊपर ऊपर ही काट सकते हैं। जैसे ये इधर भी गुना है और इधर भी गुना ही है, कुछ नहीं है तो गुना है, माने 16 गुना 1, तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, यानी 4 चौके 16 कर सकते हैं। ठीक है, यानी a बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। नहीं तो आप कैसे करेंगे, तो 4a बराबर 16, तो a बराबर जो चर राशि उसका मान निकालने के लिए, तो चर राशि के साथ जो गुना में रहता है वो जब दाहिने तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा।
तो ए बराबर हो जाएगा 16/4, 4 चौके 16। तो ऐसे भी है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप इसमें जरूर कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका 4 सेंटीमीटर होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि बताओ। ठीक है, 44, 54, 34 या 32। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, तो देखिए उसकी परिधि बताओ। तो एक वृत्त मान लीजिए ले लिए, ये त्रिज्या हो गया केंद्र से परिधि तक, ये 7 सेंटीमीटर है। अब इसकी परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर देखिए होता है 2πr। वृत्त का परिधि 2πr होता है। 2π का मान 22/7 और इंटू आर, आर का वही मान 7 हो गया। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। 22 दूनी कितना हो गया, 44। 22 दूनी कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर, 44 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट अबस्ट्रैक्ट नाउन। सेलेक्ट अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। ग्रुप, वेजिटेबल, यंग या रमेश, कौन है इसमें से भाववाचक संज्ञा। ग्रुप देखिए ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया। वेजिटेबल जो है ये आपका कॉमन नाउन हो गया, और रमेश जो हो गया ये आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन यंग जो हो गया वो आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अवस्था, कोई भी अवस्था को बता रहा हो तो वो अबस्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट भर्ब, इसमें से भर्ब को बताना है, कौन भर्ब है। राम क्या है, तो राम ये नाउन है। राम क्या है, नाउन है। गुड क्या है, तो गुड आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। और ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है। बच्चा रन, तो रन यही जो है क्या है, एक्शन है। ये क्या है, एक्शन। तो जो भी एक्शन वाली चीज़ होती है वो भर्ब में जाती है। एक्शन वाली सारी चीज़ें भर्ब में जाती है, इसलिए यह भर्ब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, सेलेक्ट एडजेक्टिव, विशेषण को चुने। सेलेक्ट एडजेक्टिव, विशेषण को चुने। पपाया, मैंगो, रीडिंग या बैड, क्या होगा, एडजेक्टिव। सेलेक्ट एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव को चुनना है। ठीक है, पपाया क्या हो जाएगा बताइए, ये तो नाउन हो जाएगा। मैंगो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा रीडिंग क्या हो जाएगा, तो रीड ये एक्शन है, कोई भी एक्शन, ये वर्ब में चला जाएगा। लेकिन बैड, बैड क्या है, वो एडजेक्टिव है। बैड है, गुड है, ये सारा चीज़ एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बता रहा है। जैसे राम इज ए बैड बॉय, तो बैड यहाँ एडजेक्टिव है, वो राम की विशेषता है कि वो खराब लड़का है। ठीक है, सेलेक्ट अंटोनिम ऑफ वर्ड गुड। सेलेक्ट अंटोनिम ऑफ वर्ड गुड, जो अंटोनिम वर्ड है गुड का क्या होगा, टॉल, बैड, राम, बिग। ठीक है, तो अंटोनिम मतलब उल्टा विपरीतार्थक शब्द, गुड का विपरीतार्थक, तो गुड का मतलब होता है अच्छा, तो अच्छा का विपरीतार्थक क्या होगा, बुरा। बुरा का स्पेलिंग इसमें कौन है, बैड, तो इसका राइट आंसर बैड हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, विकास है, बताना है आपको कि विकास है, कैसा है विकास। विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है, निरंतर चलने वाला है, सभी। ठीक है, तो विकास देखिए जीवन पर्यंत होता है, गर्भधारण से लेकर या मृत्यु तक चलता है, यह निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 140 है। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 140 है, वह बच्चा है प्रतिभाशाली, सामान्य, मूर्ख या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक बच्चा के बुद्धि लब्धि 140 है तो वह बच्चा जो है प्रतिभाशाली है, या 140 से अधिक भी है तो वह प्रतिभाशाली 140 से। ठीक है, सभी देखिए अब यहाँ पर जो है आपको सीडीपी हमने लगभग 18 लेसन आपको सीडीपी का हमने करवाया है। वहाँ से लगभग देखिए सीडीपी से आपको 18 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, और सारा लेसन आपको केवल इंपॉर्टेंट करवाया गया है, उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिया गया है। तो देखिए आप बुद्धि लब्धि से आपको पूरे पार्ट, पूरे टॉपिक को हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो बुद्धि लब्धि का पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा आप सभी को, बुद्धि लब्धि का। वहाँ जब आप देख लीजिएगा तो आपको ये सब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा कि वह सामान्य बच्चा होगा कि प्रतिभाशाली बच्चा होगा कि जड़ बच्चा होगा कि प्रखर बच्चा होगा, सबका वहाँ पर टारगेट टेबल दे दिया गया है और बुद्ध छात्र से समझा भी दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है। एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस प्रकार के रोग से ग्रसित है, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया या कोई नहीं। ठीक है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस प्रकार के रोग से ग्रसित है। देखिए जो पठन विकार है, जो ये तो पढ़ने का विकार है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, ये पढ़ने का विकार है। तो पढ़ने वाला को हमने एक बताया था कि एक बच्चा लक्ष्य है उसको लुक्स पढ़ रहा है। ठीक है, तो लक्ष्य से ही याद रखिएगा, पढ़ने वाला जितना आएगा लक्ष्य से लेक्सिया, लक्ष्य से लेक्सिया, और विकार है इसलिए इसके में लग जाएगा डिसलेक्सिया। तो ये पढ़ने वाली चीज़ें जो आएगी वो डिसलेक्सिया में चली जाएगी, डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक बच्चा 2 गुने 8 बराबर 10 और 2 गुने 5 बराबर 7 जवाब देता है, यह किस प्रकार के रोग से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया या डिस्फेजिया। ठीक है, सारा कुछ पठन विकार आपको एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक में पीडीएफ दे दिया गया है। ये पठन विकार तो देख करके ही आप जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छूटना है ही नहीं, आपके एग्जाम में एक प्रश्न छपना ही छपना है, फिक्स है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, ये जो है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन गलत कर रहा है। ये गुना को क्या समझ रहा है बच्चा? जोड़ समझ रहा है। ये बच्चा कैलकुलेशन गलत कर रहा है। तो जिसमें कैलकुलेशन संबंधी दोष हो, कैलकुलेशन तो उसको याद रखें कैलकुलेशन, तो उसको याद रखिएगा कैलकुलिया ना, कैलकुलेटर से ना कैलकुलेशन होता है, तो उसको याद रखिएगा कैलकुलिया। ठीक है, और यह ग्रसित है तो ग्रसित के लिए डिसकैल्कुलिया होता है। ठीक है, तो गणित संबंधी जो प्रश्न यहाँ होगा वो कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होगा, तो उसी को कैलकुलिया हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलिया। तो डिसकैल्कुलिया याद रखिएगा, इसमें आंसर चला जाएगा। 96 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा? 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा? 700, 800, 714, 814 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए योग कर लेते हैं पहले। 496 योग 318, 8 6 कितना हो गया? 8 6 14 हो गया, 9 1 10 और 1 11 हो गया, 4 3 7 और 4 3 7 और 1 8 हो गया। यानी इसका योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 814, 814। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपको निकटतम मान किसका किसका देता है, ये आपको बढ़ना है 6 क्लास में। निकटतम मान किसका किसका देगा? तो बोलेगा 10 का निकटतम ज्ञात कीजिए, बोलेगा 100 का निकटतम ज्ञात कीजिए, बोलेगा 1000 का निकटतम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और आपके एग्जाम में आते हैं। 10 का निकटतम बोलेगा, कभी 100 का निकटतम बोलेगा, कभी 1000 का निकटतम बोलेगा। क्लियर हो गया ना आपको? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखिए, जब 10 का निकटतम बोलेगा तो 10 का आधा कितना होता है? 5। ठीक है, तो 5 के पहले वाला जितना होगा, जैसे 4 3 2 1, ये सब 0 पर समाप्त हो जाएगा, 0 पर। ठीक है, और इधर जो होगा, जैसे 5 से ऊपर हो गया, 5 से ऊपर हो गया माने 6 7 8 9, तो वो 1 बढ़ा करके 0 पर समाप्त होगा। अब चलिए 1 क्या बढ़ेगा और 1 क्या घटेगा, इसको देख लीजिए। जैसे किसी ने बोला 14 का निकटतम मान 10 के निकट में बताओ, ये ठीक है, या 514 का निकटतम मान 10 के निकट में बताओ, 10 के। ठीक है, तब यहाँ पर 514 का निकटतम मान 10 बताना है। 10 के लिए इकाई अंक 5 पर देखना है, तो ये इकाई अंक है तो इसका 5 पर देखेंगे तो 5, तो 5 से क्या हो गया? छोटा, तो ये जो अंक दिया है वही रहेगा, 5 1 और ये 4 है, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 510 होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर यही आपको अंक चेंज होता, जैसे अभी 514 था, अब 516 होता, तो क्या होता है इसका निकटतम मान 5 का? तो 10 का, तो 10 के लिए 5 पर देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं 5, तो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? तो 5 होगा, या 51 था ना, 51 था, तो ये क्या हो जाएगा? आपको बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, आपको याद रखिएगा 1 बढ़ जाएगा। तो 5 और 51 में इसमें 1 बढ़ा 2 और बाकी इसके लिए 0 लीजिएगा, तो 520 होगा। दोनों में ये अंतर है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, यानी 16 का अगला 0 पर अगर जाएगा तो वो 20 बन के जाएगा। क्या जाएगा? 20। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर किसके सैकड़ा के लिए बोला है, तो आपको आया कितना है? 814। तो सैकड़ा के लिए हमको देखना है 50 पर। किस पर देखना है? 50 पर। 50 पर, 50 से नीचे तो जो अंक है वही रहेगा और 0 0 लग जाएगा, 0 0। ठीक है, और अगर 50 से ऊपर है तो जो अंक है उसमें 1 जोड़ करके 0 0 देना है, 1 जोड़ करके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 814 आया, 814, तो इसका सैकड़ा में मान है, सैकड़ा में निकटतम मान बताना है। तो ये सैकड़ा के लिए, ये तो सैकड़ा हो गया ना, तो सैकड़ा के लिए 50 पर देखते हैं, तो 50 से कम है ना, तो 8 रह जाएगा, और 2 गो अंक है तो 2 गो 0 हो जाएगा, 800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका 800 हो जाएगा, बी। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। 2.1/4
भागे 3/4 का मान क्या है। 2.1/4 भागा 3/4 का मान क्या है। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 और भागा 3/4। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9/4 भागा का चिन्ह गुना 4/3, 3 तिहाई 9, 4 4 कट गया, यानी 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 किस में है तो 3 सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। -0.008 का घनमूल है, -0.008 का घनमूल है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर माइनस है और 3 को के लिए घनमूल होता है तो माइनस ही ऑलरेडी होगा। और 8 किसका होता है, 8 किसका होता है बताइएगा, तो 8 2 का होता है, 2 का क्यू 8 होता है। ठीक है, 2 का क्यू 8 होता है, 2 गुने 2 गुने 2 होता है ना। अब देखिएगा तो यहाँ पर जो इसका घनमूल हो जाएगा वो आपका 0.08 है, तो यहाँ पर इसका घनमूल निकाल के आप देखिए तो 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो घनमूल के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर तो 0.08 है, 0.08। ठीक है, इसको दशमलव जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना बच गया आपको, तो √Q और ऊपर 8 बट्टा कितना हो गया 1000। ठीक है, 8 का घनमूल कितना होगा, 8 को तोड़िएगा तो 8 को जब आप तोड़ेंगे 8/1000 आया है, देखिएगा 8/1000, यही है ना, √Q 8/1000। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका से कीजिएगा। 8 का गुणनखंड कीजिएगा 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, तो √Q हो गया और 8 के लिए हम लोग लिख रहे 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए यहाँ पर 1000 है तो 1000 के लिए लिख लीजिएगा 10 गुने 10 गुने 10। ये 3 गो के लिए 1 गो बाहर निकलता है, ये 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 गो के लिए 1 बाहर निकालिए तो 2 निकला और इसके लिए 10 निकला। 2/10 यानी क्या हो जाएगा 0.2, 0.2 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा, सब कुछ बनाया हुआ है। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग को चुनिए। ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स। देखिए ज्योग्राफी का भी स्पेलिंग सही है, हिस्ट्री का भी स्पेलिंग सही है, सिविक्स का भी स्पेलिंग सही है, सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक्स का गलत कर दिया गया है, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। व्हिच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, व्हिच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है। राधा इज ए टॉल गर्ल में एडजेक्टिव कौन है, राधा है, इज है, टॉल है या गर्ल है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है ना आपको बिहार टेट में पूछा गया था, बिहार टेट में, सीजी टेट में। देखिए हम यहाँ पर टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे कि सारा प्रश्न ही टेट में पूछा गया है। ठीक है, समय लंबा ना खींचे इसीलिए हमने नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सभी अवश्य देख लीजिए। क्लियर, देखिए व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, इसमें गिवन सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है। ठीक है, देखिए राधा ये कोई नाम है, राधा कोई नाम है तो क्या कहते हैं हम लोग, तो एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, संज्ञा कह लेते हैं ना, तो राधा संज्ञा है, राधा क्या चीज़ है, संज्ञा है। क्लियर, इज देखिए क्या है, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब या इसी को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। गर्ल, गर्ल देखिए ये क्या है, जाति है, ये जाति है तो ये भी नाउन में जाएगा ना, कॉमन नाउन में जाएगा। ठीक है, अब देखिए टॉल, टॉल क्या है, टॉल यहाँ पर जो है आपका कैरेक्टरिस्ट है, विशेषता है, विशेषता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की विशेषता बताता है, इसलिए टॉल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जो वर्ड नीचे दिए गए हैं 15 में एबिलिटी, उसका अपोजिट वर्ड, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है, अंटोनिम क्या होगा बताना है आपको। तो इसी को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, फिजिबिलिटी, अनएबिलिटी, इनएबिलिटी या टोटलबिलिटी। देखिए बहुत ही क्वालिटी से इसको बिहार टेट में, सीजी टेट में, एमपी टेट में और यहाँ पर आपका जो है उत्तराखंड टेट, चारों में ये प्रश्न पूछा था, इसीलिए हमने इसको आपके लिए ला दिया, इसीलिए हमने आपके लिए ला दिया। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पर, तो चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो एबिलिटी का देखिए इनएबिलिटी होगा, इनएबिलिटी होगा, ठीक है। देखिए आपको हम बता देते हैं, जो टेस्ट सीरीज हमारे साथ, जो टेस्ट सीरीज 20 के जो शिक्षक 1 से 5 में जुड़े हुए हैं, जो 1 से 5 के शिक्षक जुड़े हुए हैं, जो पहले से टेस्ट लगा रहे हैं, आज 20वां टेस्ट दे दिए, उनको जो सामाजिक विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान चल रहा है, वो शिक्षक भी सामाजिक विज्ञान में टेस्ट लगा सकते हैं, अब बताइए क्यों लगा सकते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको क्या करना है, आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, सीडीपी मिलेगा और जीएस मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल होगा वो आपका जीएस में काम कर रहा है, इसलिए आप इसमें भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो जो शिक्षक पहले 20 टेस्ट लगा चुके हैं और फिर इस 20 टेस्ट में शामिल लेंगे नहीं, आपको हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा नोटिस कर दे रहे हैं आपको, इसमें शामिल होइएगा। जितने शिक्षक जुड़े हैं सभी कोई जुड़ जाइएगा, पैसा नहीं देखिएगा। और आपको तो हम पैसा भी यहाँ देखिए कम कर दे रहे हैं दशहरा ऑफर में, सिर्फ 100 रुपया दीजिएगा। बेस्ट सीरीज का सिर्फ आप 100 रुपया दीजिएगा। ये 100 रुपया कौन से शिक्षक देंगे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जो अभी 1 से 5 टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं उनका हमारे पास नेम यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हमने किया है, वो शिक्षक आज 100 रुपया दे करके जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप पैसे भी बहुत पैसे बर्बाद कर दीजिएगा, लेकिन आप 100 रुपया दे करके आज यहाँ से ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर करवा लीजिएगा। और 20 टेस्ट सीरीज आपको 100 रुपया में होगा। और देखिए इसमें से 10 हर दिन पुरस्कार रहेगा। आप में से जो शिक्षक, आज अंतिम दिन है, आप में से जो शिक्षक यहाँ से पुरस्कार नहीं लिए होंगे वो आज फ़ोन पे कर देंगे, आपको पुरस्कार की राशि चली जाएगी। नहीं तो इसके बाद इसके लिए कोई पुरस्कार की राशि देय नहीं होगी, आपको बता दे रहे, ठीक है। और आज हमारी टीम की तरफ से आपको बता देते हैं, जितने भी शिक्षक प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, जितने का लिस्ट हमारे पास आ गया है, उनका हम यहाँ पर सभी को हमारी टीम की तरफ से दशहरा की ओर से 10-10 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। 10 रुपये का सभी को पुरस्कार दिया जा रहा है दशहरा की तरफ से, माँ शारदे माँ की तरफ से। तो ये यहाँ पर आप सभी कोई अपना फ़ोन पे नंबर अवश्य भेज दीजिएगा, आप सभी को 10 रुपये की राशि चली जाएगी। और वैसे शिक्षक सिर्फ भेजेंगे जो कि टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं। किस टेस्ट सीरीज में? 20 टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं, 20 टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं और अंतिमवां 20वां टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं। उनको 10 रुपये प्रत्येक शिक्षक को भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी अवश्य फ़ोन पे नंबर यहाँ से कर दीजिएगा, आपको मार्क्स भेज दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड, बॉक्स। बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बॉक्स, बॉक्सेज, बॉक्सेन, नन ऑफ दिस, ठीक है। बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बॉक्सेज होगा, ठीक है। देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, संप्रदान या अपादान, ठीक है। देखिए बिल्ली, ध्यान देखिएगा, ये छत है, मान लीजिए ये घर का छत है, ठीक है, छत है। इस पर कौन थी? इस पर बिल्ली थी, ठीक है। बिल्ली कहाँ हो गई? यहाँ से उठ के अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। तो ये छत से क्या हो गई? अलग हो गई, ये छत से अलग हो गई, ठीक है। तो छत से अलग हो गई, तो अलग में अ से अपादान। अगर कोई चीज़ लगे कि पहले एक में सटा हुआ था और अभी अलग हो गया, तो वो अपादान कारक में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपादान कारक है, क्लियर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा, यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या स्वरो। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको लोग युधिष्ठिर कहते हैं। शैव कहते हैं, शैव किसको कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं, जो किसी की उपासना नहीं करते हैं, ठीक है।
तो शैव उसको कहते हैं जो शिव की उपासना करते हैं, उनको शैव कहते हैं, उनको शैव कहते हैं। ठीक है। वाचाल कहते हैं, वाचाल किसको कहते हैं बताइए? वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। ठीक है। तो जो बहुत बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं। ठीक है। राजू किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि मोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है। राजू किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और मोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है। तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो राजू का 1 दिन का काम का भाग कितना होगा? देखिए 6 है, तो 1 दिन के काम का भाग 1/6 होगा। और मोहन का उसी काम का एक दिन के काम का भाग कितना होगा? 1/8 होगा। तो जब दोनों मिलकर किसी कार्य को करते थे इसी तरह से निकालिएगा। अब इसको हल कर दीजिए। ये भिन्न का क्या हो गया? जोड़ हो गया। तो 1/6 + 1/8, तो 6 और 8 का लघुत्तम निकालिएगा, हो जाएगा 24। ठीक है। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिएगा, तो 24 से 6 चौके 24 और 8 तिरी 24, यानी 7/24। ठीक है। 7/24 भाग आया। लेकिन ये काम को कितने दिन में करेंगे? तो जस्ट इसको उलट देते हैं हम लोग। ठीक है। तो 24/7, क्योंकि 1 दिन का 1 बट्टा भाग लिए थे, तो कुल दिन में कितना करेंगे वो पूछा गया है। 24/7 इसको पूर्णांक के रूप में लाइएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा? 7, 17 21, 3 शेष बच जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। 17 21 21 3 24, 24/7। ठीक है। 3 पूर्णांक 3/7 दिन। तो 3 पूर्णांक 3/7 दिन कहाँ है? बी में है। यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन भाववाचक संज्ञा है? श्याम, नदी, बचपन या पानी? इसमें कौन भाववाचक संज्ञा है? ठीक है। तो श्याम, तो आपको क्या होगा बता दीजिए, श्याम क्या होगा? तो श्याम किसी का नाम है, इसलिए संज्ञा होगा। नदी जो है ये भी नाम है लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा होगा। पानी ये भी संज्ञा में चला जाएगा, यानी द्रव्यवाचक। अब देखिए बचपन, बचपन क्या बता रहा है? अवस्था को बता रहा है। अवस्था, गुण, दोष, भाव, इस सब को जो बताता है वो किस में जाता है? भाववाचक में जाता है। किस में जाता है? भाववाचक में। ठीक है। तब बचपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, ये प्रश्न अब तक रिकॉर्ड तोड़ किया है। रिकॉर्ड तोड़ यानी 1000 से भी ज़्यादा बार अभी तक एग्जाम में आप जहाँ जाइएगा ना तहाँ ये मिल जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दिमाग बना लिए। कवियत्री, कौइत्री, कौत्री, कवियानी, क्या होगा? ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है, देखिए कौइत्री होता है। कौ और य में हर्षी और त्र में दीर्घी, हर्षी दीर्घी, याद रखिएगा। कौ लिख के हर्षी दीर्घी, हर्षी दीर्घी। ठीक है। क्लियर? एकदम बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? ठीक है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो शिक्षा देखिए समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दावा चलता है, दोनों कानून बना सकती है, इसलिए यह समवर्ती सूची में चला जाएगा। गुब्बारा का फुलाना और हवा निकाल देना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो पहले गुब्बारा होगा फर्स्ट स्टेज में, फिर उसको फुलाया गया होगा सेकेंड स्टेज, फिर हवा निकाल दिया गया, तो इसी अवस्था में पुनः पहली अवस्था में अगर कोई चीज़ आ जाए तो वह उत्क्रमणीय है, इसलिए इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आप डालिएगा। क्लियर? लकड़ी का जलना, लकड़ी था, एक बड़ा बड़ा टोना लकड़ी था, इसको हम जला देंगे, राख बन गया, राख। अब राख का फिर से लकड़ी बन जाएगा, यानी दूसर का पदार्थ फिर से उस अवस्था को ले सकता है? कभी नहीं ले सकता है, इसलिए यह जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। अगला देखिएगा, आटा से रोटी बनाना, आटा से रोटी बनाना। ठीक है। जो आटा था मेरा, उससे हम क्या किए हैं? यहाँ पर रोटी बना रहे हैं। क्या रोटी फिर से आटा के रूप में आ सकता है? इसी के जैसा जस्ट रोटी फिर से आटा के रूप में आ सकता है? नहीं ना, नहीं। इसलिए यह कौन सा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब देखिएगा, फल का पकना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है?
अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, रासायनिक या संयोग, ठीक है। तो फल का पकना, जैसे ये फल है वो पक गया, तो अब पका हुआ फल फिर से उसी तरह से कच्चा फल के रूप में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता है। तो जो उसी रूप में पुनः नहीं आ सकता है उसी को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, ये मान लीजिए 180 सेंटीमीटर लंबा ये तार है, ठीक है। और ये तार है, इसको एक आयत का रूप देंगे, इसी तार को हम एक आयत का रूप दे दिए, ठीक है। आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई यहाँ पर पता चल गया हमको कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो उसकी लंबाई कितनी है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरा लंबाई दे दिया है, तार का पूरा लंबाई, मतलब ये तार का क्या दिया है आपको बताइए, परिमाप दिया है, ठीक है। परिमाप, इस तार को किस रूप में मोड़ दिया है? आयत के रूप में, ठीक है। तो आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है, समझिए कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप होता है कितना है? तो सूत्र आप जानते होंगे, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और 180 सेंटीमीटर है तो यही परिमाप है, जितना सबसे अधिक लंबाई वो परिमाप है 180। 2 से ही 180 घट जाएगा 90 बार में, ठीक है। अब देखिएगा तो बचा कितना, तो बचा हमारे पास L + B, क्या बचा? L + B बराबर 90, ठीक है। अब आयत की चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो L प्लस चौड़ाई कितना है? 30 बराबर कितना है? 90, ठीक है। तो L बराबर कितना हो गया? तो L बराबर आपको कितना हो जाएगा देखिए, तो L बराबर हो जाएगा 90 और -30, यानी हो जाएगा 60, यानी 60 सेंटीमीटर होगा। 60 सेंटीमीटर किस में है? बी में है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को देखिए बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। सरल कर मान बतावें, इसको सरल कर मान बताइए, 7/7 + 7। इसको बनाने के लिए देखिए बदमाश का नियम याद रखिएगा, बदमाश का यह नियम है, बदमाश का, ठीक है। तो बदमाश का नियम में 20 से ब्रैकेट्स, यानी अगर किसी प्रश्न में ब्रैकेट्स दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करना है। ऑफ का मतलब का, अगर किसी प्रश्न में का या अंग्रेजी में ऑफ लिखा है तो फिर उसको सॉल्व करना है। डी का मतलब डिवाइड, पहले डिवाइड देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन जोड़ करना है, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास यहाँ पर डिवाइड है, डी है, और ऐड है, ऐड। तो नियम याद है ना, बोर्ड मास। तो डी सी ठीक है, ए ठीक है, तो पहले डी का काम होगा फिर ए का काम होगा, ठीक। तो 7 में 7 से भाग दीजिएगा 1, और फिर जोड़ 1 7 कितना हो गया? 8, ये आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर सी होगा। तो बदमाश वाला नियम भी देख लीजिएगा, बदमाश का नियम सबको जानना है, ठीक है। बदमाश का नियम से एक प्रश्न रह जाता है। 3.25 में 2 का स्थानीय मान बतावें। 3.25 में 2 का स्थानीय मान बतावें। 2/100, 2/10, 2/1000 या 2/10,000 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको स्थानीय मान का पता होगा 3.25। तो इधर वाला दशमलव के बाएं तरफ वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा चलता है, लेकिन दशमलव के ये दाहिने तरफ जो है ये दशांश चलता है, फिर शतांश चलता है। तो 2 दशांश का मतलब 2/10, 2 दशांश का मतलब 2/10 हुआ, ठीक है। तो 2/10 इसका आंसर हो जाएगा। 2/10 किसमें? बी में है, बी ही राइट आंसर होगा। जेब खर्च में कौन सा समास है? आपको बताना है कि जो जेब खर्चा है उसमें कौन सा समास है। तो जेब खर्च का विग्रह कीजिए, पहले जेब खर्च का विग्रह कीजिए, ठीक है। तो जेब खर्च का मतलब है जेब के लिए खर्चा, ठीक है। तो ये किस समास में जाएगा? जिसमें कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास में आ जाता है, जिसमें कारक चिन्ह होता है वो तत्पुरुष समास में जाता है। तो के लिए कारक चिन्ह है, ये आपको तत्पुरुष समास में चला जाएगा, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के लिए सारे कारक का आपको जो है विभक्ति चिन्ह याद रखना होगा, जिसके आधार पर तत्पुरुष समास का आप नाम भी दे सकते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास, ठीक है। देखिए हानि लाभ ये एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत शब्द है, और बीच में योजक चिन्ह है। तो जो शब्द ऐसा लगे कि एक दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है, उल्टा है, और बीच में योजक चिन्ह भी लग रहा है, तो आप उसको सीधे जो है यहाँ पर द्वंद्व समास में डालिएगा। क्या है? द्वंद्व समास में डालिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र का मतलब क्या होता है? 9 रात्रों का समाहार, ठीक है। तो ये आपका 9 क्या है? संख्यावाचक है, कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। तो 9 रात्रों का समाहार 9 है, तो 9 आपका जो है यहाँ पर द्विगु समास में चला जाएगा, संख्यावाचक रहेगा, द्विगु समास में चला जाएगा, क्योंकि इसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास।
द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास, ठीक है। दशानन का मतलब क्या है? 10 हो आनंद जिसका और 10 हो मुख जिसका, तो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है क्या? रावण। क्या अर्थ निकल रहा है? रावण। तो विशेष अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि समास में जाएगा, इसलिए दशानन जो है बहुब्रीहि समास में चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ ए एन और द एज मे बी सूटेबल, ठीक है। ए एंड द का प्रयोग करना है जहाँ जैसा सूटेबल हो, ठीक है। आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, क्या लगेगा? ए एंड द या कोई नहीं, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया था कि जब बड़े क्लास में जब हम लोग की बात करते हैं तो उसका उच्चारण पर ध्यान देंगे, जहाँ भरना है जिसके नीचे उसके पहले वाले यहाँ उच्चारण पर ध्यान देंगे। तो क्या लिख रहा है बताइएगा आप? ONE, ठीक है। अगर आप ग्रामर का लेटर वाला नियम देखिएगा तो कहिएगा कि यदि किसी शब्द के आगे जहाँ पर आपको लगाना है एन द, उसके आगे यदि वॉवेल लेटर हो तो उसके पहले एन लगाएंगे, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर एन लगाइएगा, लेकिन ये गलत है। आपको ये लेटर नहीं देखना, ये बच्चे के लिए होता है 1 से 3 4 5 क्लास तक हम लोग ऐसे सिखाते हैं जनरली, लेकिन आगे चल के ये बदलते जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम जब ON नहीं देखेंगे, अगर लेटर के आधार पर देखेंगे तो एन लगेगा, और उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो क्या लिखा रहा है? 1 यही लिखा रहा है ना। 1 में देखिए पहला अक्षर वह है, वह किस में आता है? क से ज्ञ तक में आता है कि अ से अंक तक में आता है बताइए? तो क से ज्ञ तक के बीच में वह आता है, इसलिए ये क्या हो गया? ये कॉन्सोनेंट हो गया, व्यंजन हो गया, तो व्यंजन के पहले ए लगेगा, और अ से अंक के बीच में होता है तो उसके पहले एन लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा ए, ठीक है। क्या लगेगा? ए। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है दिस इज यूजफुल वर्क, दिस इज यूजफुल वर्क, ठीक है। यूजफुल याद रखिए, लिखिए पहले यूजफुल इसमें लगाना है, तो ये य आ रहा है, य। तो क से लेके ज्ञ तक के बीच में है कि नहीं? य है ना। तो क से लेके ज्ञ तक में बीच में है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? तो आपको ए लगाएंगे, ठीक है। य जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए ए लगाएंगे, व्यंजन वर्ण है, ए लगाएंगे। होनेस्टी इज डॉट 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 बेस्ट पॉलिसी, ए एंड द या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए होनेस्टी बेस्ट क्या है बताइए? बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री पहले हम लोग को ऐसे भी द ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा होनेस्टी इज, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? C नंबर, यानी द। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा आई बाउट अम्ब्रेला लास्ट वीक, आई बाउट अम्ब्रेला लास्ट वीक, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या नन लगेगा। यदि आप लेटर देखिएगा तो अम्ब्रेला यानी पहला लेटर देखिएगा तो ये है वॉवेल, इसके पहले क्या लगाइएगा? एन। लेकिन हमको ये लेटर देख के नहीं काम करना है, हमको यहाँ पर देखना है अक्षर, जो अक्षर है उसको देख करके काम करना है, ठीक है। देखिए अब तो यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे लिखते हैं ना, तो अम्ब्रेला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अ से लेके अ तक रहेगा तो उसके पहले एन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? एन लगेगा। तो यहाँ अम्ब्रेला में क्या लग गया? तो अम्ब्रेला में यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा अर्थ मूव्स अराउंड सन, वैसे क्या लगेगा? ए एन द या नन ऑफ दिस। वैसी चीज़ें जो दुनिया में अपनी तरह से केवल एक हो, वैसी चीज़ें जो दुनिया में अपनी तरह से केवल एक हो, उसके पहले द लगता है, तो द अर्थ, और सन भी अपना एक है इसलिए द सन लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? आपको बताना कि जो मानव नेत्र है उसमें किस प्रकार का लेंस रहता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या अभ्यावतल लेंस, ठीक है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो आपका होता है उत्तल लेंस, ठीक है। घर्षण हमेशा होता है, घर्षण हमेशा क्या होता है बताइए? हानिकारक है, लाभदायक है, न हानिकारक है, न लाभदायक है, कुछ मामलों में कुछ मामलों में हानिकारक तो कुछ मामलों में लाभदायक, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। घर्षण क्या है? तो कुछ मामलों में लाभदायक भी है तो कुछ मामलों में हानिकारक भी है, तो राइट आंसर इसका डी ही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में से सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा, सोना, ग्रेफाइट या चांदी, ठीक है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर तत्व जो आपका आ जाएगा वो आपका है हीरा। क्या है? हीरा को हम लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला, एक द्रव ईंधन का उदाहरण है, एक द्रव ईंधन का उदाहरण है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या सभी, ठीक है। तो एक द्रव ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसमें डीजल भी द्रव है, केरोसिन भी द्रव है, पेट्रोल भी, सभी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला,
विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है आनुवंशिकता का, वातावरण का, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो शिक्षा में आनुवंशिकता भी काम करता है और वातावरण भी काम कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है, गर्भधारण के बाद से लेकर जन्म देने तक की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन, उत्तर बाल अवस्था या पूर्व किशोर अवस्था, ठीक है। तो गर्भाधारण से जन्म तक की अवस्था को हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। जब तक प्रसव नहीं होता है उसके पहले यानी प्रसव पूर्व अवस्था इसमें चलेगा। निम्नलिखित में कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी होगा। ये शिक्षक को एक करना चाहिए, शिक्षण कौशल का एक पार्ट है, ठीक है। एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? तो बच्चा एम को क्या पढ़ रहा है? डब्लू पढ़ रहा है, यानी इसका पठन विकार है। इसका कौन सा विकार है? पठन विकार, ठीक है। अब पठन विकार किस लिए चुनता है? तो पठन विकार इसलिए कि लड़का लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है, तो डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। लक्ष्य से लेक्सिया और लेक्सिया का मतलब डिसलेक्सिया रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण के अंतर को क्या कहा जाता है? अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण के अंतर को क्या कहा जाता है? आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या माध्यम, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण के अंतर को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को आप जान जाइए, ठीक है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर है जो सिर्फ एक से और अपने से कटता है, इसके छोड़ करके किसी और से कटेगा तो वो जो है आपका यहाँ पर जो आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बताइए? 2 है, 3 है, 7 है, 5 है। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी, ठीक है। अब रही बात ये इसमें से सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी आप किसको देखिएगा? तो बचा 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, 12 को 12 से भाग देने पर क्या भाग प्राप्त होगा या शेषफल प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? 101, 110। देखिए 12 इसमें अब 12 से भाग लगाइए ना, तो ये पूरी कट जाता है, लास्ट जाते हैं तो बचता है 0। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई वस्तु गोल गोल या वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कौन सी गति कहलाती है? गोल गोल या वृत्ताकार? ये वृत्ताकार पथ पर यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्ताकार पथ है तो इसको वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे, या इसी को वर्तुल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्तुल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसको हम लोग वर्तुल या वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्तुल या वृत्तीय गति कहेंगे। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो गोलाकार या वृत्ताकार पथ पर गति करती है। तो कौन सी गति है? वृत्तीय, सरल रेखीय, आवर्ती या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी जो है अपने वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसलिए इस गति को हम लोग वृत्तीय गति का नाम देंगे, ठीक है। वृत्तीय गति का नाम देंगे। बिजली के पंखे के पंखुड़ियों की गति, जो बिजली का पंखा होता है उसके पंखुड़ियों की गति सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति या कोई नहीं, ठीक है। तो बिजली के पंखे के पंखुड़ियों की जो गति होती है वो आपका देखिए होता है गोले गोल घूमता है, पंखुड़ी गोले गोल घूमता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है, इसलिए वो हो जाएगा वर्तुल गति, या इसी को कहते हैं हम लोग वृत्तीय गति। वर्तुल गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं, वर्तुल गति भी दिया हुआ है तो वही नाम है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। घड़ी के सेकेंड सुई की गति, घड़ी के सेकेंड सुई की गति, ठीक है। घड़ी के सेकेंड सुई की गति सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति या कोई नहीं, ठीक है। देखिए घड़ी का गति जो होता है वो वृत्ताकार पथ पर चलते रहता है, ये वर्तुल गति हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? वर्तुल गति होगा, सरल रेखीय गति नहीं होगा। और निश्चित समय के बाद वो दोहराते रहती है तो आवर्ती गति में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वर्तुल गति में चला जाएगा, ठीक है। वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते रहती है उससे क्या कहते हैं? जैसे देखिए एक धागा है, इसको हम क्या किए? पुश कर दिए, इसको हम पुश के धक्का दिए, तब देखिएगा धागा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर लास्ट हो जाएगा। तो ये अपनी गति को क्या करते रहता है? दोहराते रहता है, इधर 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 इधर, पेंडुलम, यही लोलक,
ये आवर्ती गति हो गया, जो दोहराते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो